करते हैं इसके आंसर्स के सॉल्यूशन, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का। तो सबसे पहले इसके सेक्शन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी। एपी का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड गिवन है, थर्ड गिवन है, नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट का मतलब फोर्थ आपको फाइंड करने को बोला है। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगाना है। आई होप सबको आता होगा। कमेंट करना आंसर क्या हैगा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट टर्म गिवन है ए। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए आपको √7 गिवन है एंड डी आप निकाल सकते हो। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना था, ठीक है। और सेकंड आपका √28 है, फर्स्ट आपका √7 है। अब ये देखो √7 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है ना, बट इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो सिंप्लीफाई करने वाला इसके प्राइम फैक्टर कर लो पहले। 2 2 4 7 28। अब इसमें रूट है ना, तो रूट में आपको पता है कोई भी नंबर पेयर में होता है अगर, तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो इसमें से 2 पेयर में है तो बाहर आ गया। ये सिंगल है तो ये अंदर ही रहेगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया 2√7 एंड ये √7। अब माइनस कैसे करोगे, तो ये 2√7 है और ये इसके आगे 1√7 है ना। तो √7 प्लस माइनस करोगे तो एज इट इज़ आएगा, बस ये आगे वाले प्लस माइनस कर दो। 2 में से 1 माइनस किया 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइन बढ़ेगा। तो ये √7 आ गया डिफरेंस, है ना। अब आपको क्या बोला, नेक्स्ट टर्म मतलब 1 2 3 यानी फोर्थ टर्म आपको फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगाओ। फोर्थ है तो a + 3d हो जाएगा, है ना। 4 है तो यहाँ 3 आता है, 5 होता तो एक कम 4d। जितना यहाँ होगा जो टर्म होगी उसमें d एक कम होगा। तो फोर्थ है तो a + 3d। a कितना है, a आपका √7 था एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहा है d से। d कितना आया, ये भी √7 आया। मल्टीप्लाई करो 3√7 हो गया एंड ये 1√7 प्लस करोगे तो 4√7 आ जाएगा। अब आपको 4√7 क्वेश्चन में इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, देखो यहाँ पे 4√7 नहीं दिया हुआ। 5√7 तो दिया बट 4√7 नहीं है। तो यानी कि आप क्या करो, क्योंकि रूट के अंदर बड़े बड़े नंबर है ना, तो यानी कि हमें ये जो 4 रूट से बाहर है इसको भी अंदर भेजना है रूट के। तो 4 अगर बाहर है तो अंदर भेजोगे तो 2 बार जाएगा अंदर। जैसे 2 में से 1 बाहर आ रहा था, वैसे ही 4 को अगर अंदर भेजते हो तो ये 2 बार जाएगा अंदर। अब मल्टीप्लाई कर लो तो ये √112 आएगा एंड √112 आपका ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट का। तो ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने टिक किया है फर्स्ट क्वेश्चन का, √112 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2। इफ़ x tan 45 cos 60 इक्वल टू √3 sin 60 cot 60, x फाइंड करना था। तो यहाँ पे आपको इन सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो x एज इट इज़ tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, √3 एज इट इज़ sin 60 की वैल्यू √3/2 होगी एंड cot 60 की वैल्यू 1/√3 होगी, है ना। इसे मल्टीप्लाई हो रही है तीनों नंबर, तो ये रूट से रूट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये 2 यहाँ भी डिवाइड में और यहाँ भी डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो कट जाएगा, यहीं पे काट दिया। तो x की वैल्यू आएगी √3। ऑप्शन सी इसका आंसर है सेकंड का। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। आई होप सबका आंसर √3 आया होगा। तो सी √3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² ax + c = 0 एज रियल एंड इक्वल रूट, तो आपको कंडीशन बतानी कौन सी लगेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें a तो a है, बट जो यहाँ b होना चाहिए था ना bx, वहाँ b भी a ही है। यानी आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ax² bx + c, है ना। बट यहाँ पे मेरे को यहाँ पे भी ax दिया, यानी कि कहने का मतलब है a तो a ही है बट जो b है इसका वो a के बराबर है ना। और रियल इक्वल एंड रियल रूट की कंडीशन बोली है। इक्वल एंड रियल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, b² - 4ac, है ना, इस फॉर्मूले से। तो इक्वल रियल रूट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट ये होता है तो 0 के बराबर रखना है। अब b
ये फॉर्मूला है इसका। अब बी, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी की जगह कितना है, ए है। ए तो ए ही है बट बी तो ए है ना यहाँ पे, तो बी की जगह आपको ए रखना है, ए का स्क्वायर माइनस 4ac, तो एज इट इज़ ही रखना है। अब यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो अंदर एक ए बचेगा, इसमें से ए बाहर है तो 4c बचेगा। या तो ए ज़ीरो के बराबर रखना था या ये बराबर ज़ीरो रखना था। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन नहीं दी क्वेश्चन में, आपको ये इनमें इसमें से निकालनी है कंडीशन। तो ए यहीं रहेगा, -4c इस साइड जाएगा तो +4c, तो ये आंसर आएगा। यानी a इक्वल टू 4c इसका आंसर है, ऑप्शन ए। थर्ड का आंसर ऑप्शन ए होगा। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया है उनका ठीक है बिल्कुल, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर a इक्वल टू 4c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी ए है, कॉमन डिफरेंस बी है, आपको 10th टर्म फाइंड करना है। तो 10th टर्म का फॉर्मूला लगाना था बस। तो इस क्वेश्चन में ए फर्स्ट टर्म तो ए ही है बट जो डिफरेंस डी होना चाहिए था वो डिफरेंस की जगह बी रखना है आपको, है ना। तो 10th टर्म ए पी में कैसे निकालेंगे, ए अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 9d हो जाएगा, है ना। अगर जितना होता है डी इसमें एक कम लिखना होता है। अब यहाँ पे ए तो ए ही है बट डी की जगह क्या पुट करना है, बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, a + 9b, ऑप्शन सी। फोर्थ का आंसर ऑप्शन सी है। तो आई होप सबका ऑप्शन सी ही आया होगा। मुझे कमेंट करना सारे बच्चे की आंसर सी ऑप्शन a + 9b आया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 2 डिफरेंट कॉइन्स टॉस किया एक साथ, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एक टेल आने की। तो यहाँ पे 2 कॉइन्स है जिनको हम टॉस कर रहे हैं, तो 2 कॉइन के आउटकम्स तो सबको पता है ना क्या होते हैं, या तो HH आता है या HT आता है या TH आता है या TT आता है। यानी 2 कॉइन में जब भी 2 कॉइन होंगे तो कितने आउटकम्स बनेंगे, 4 आउटकम्स बनेंगे, यानी टोटल 4 है। अब आपको एग्जैक्टली 1 टेल वाला ढूंढना है, तो जिसमें सिर्फ एक ही टेल हो। तो यहाँ तो एक भी टेल नहीं है, एक टेल वाला ही ढूंढना है। तो एक तो ये वाला है जिसमें एक ही टेल आया, एक ये वाला है इसमें भी एक टेल आया, यहाँ 2 टेल आए तो ये नहीं लेंगे, ये 2 ही है यानी। तो जिसकी प्रॉपर्टी निकालनी है यानी इनकी निकालनी है, तो इनके नंबर तो ऊपर रखो और टोटल नीचे रखो। तो 2/4 मतलब कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 जा 1/2। ऑप्शन बी इसका आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का। तो एग्जैक्टली 1 टेल की प्रॉपर्टी 1/2 आएगी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हाफ है इसका आंसर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर दो, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन 6 देखेंगे, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 5। एक डाई, फेयर डाई, एक सिंगल डाई है, एक फेयर डाई मतलब एक ही डाई है, वंस मतलब एक ही बार हमने डाई को थ्रो किया। प्रोबेबिलिटी निकालो, प्राइम नंबर तो हो बट लेस देन 5 हो। तो यहाँ पे आपको पता है सिंगल थ्रो जब भी करते हैं, वंस यानी सिंगल थ्रो करते हैं तो 6 ही आउटकम्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, सिंगल थ्रो है ना ये। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी प्राइम नंबर हो बट लेस देन 5 हो। अब प्राइम नंबर आपको पता है 2 3 5, इनमें इन 6 में से प्राइम नंबर क्या क्या बनेंगे, जो अपने ही टेबल पे आते हैं 2 3 5, है ना, ये प्राइम नंबर है। बट आपको बोला लेस देन 5 भी होना चाहिए, यानी आपको 5 नहीं लेना, लेस देन 5 वाले यानी ये दोनों ही लेने थे। तो यानी कि ऐसे कितने मिले, 2 ही मिले ना, तो 2 और टोटल कितने थे 6। तो 2/6 मतलब 2 1 2 3 तो 1/3 आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो आई होप इसका आंसर भी सबका सेम 1/3 ही आया होगा। तो क्वेश्चन 6 का आंसर आपका 1/3 बी ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा एंड लाइक कर दो। 7th क्वेश्चन देखिए, इफ़ 1/2, 6 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, फाइंड के। तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट गिवन है, निकालना नहीं है, गिवन है। आपको साइड के पॉइंट भी गिवन है, आपको के फाइंड करना था। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए मिड पॉइंट कहाँ होता है, बीच लाइन के बीच में होता है। तो यानी इसके पॉइंट आपको गिवन है एंड ये जो साइड के पॉइंट है ये भी गिवन है। साइड के पॉइंट को x1 y1 और x2 y2 बोलो, और जो अंदर का पॉइंट है मिड पॉइंट वो xy होता है ना। आपको के फाइंड करना है, तो के तो आपका वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो आपको मिड पॉइंट का सिर्फ वाई वाला पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है।
तो मिड पॉइंट तो सबको पता है, ये जो x वाला मिड पॉइंट है ये कैसे निकलता है, जो x वाले जितने भी साइड पॉइंट होते हैं x1 x2 इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। बट क्योंकि x में कुछ भी मिसिंग नहीं है तो यहाँ रखने का कोई खास फायदा नहीं, यहीं से सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको y कितना गिवन है, y मिड पॉइंट 6 गिवन है। ठीक, और y1 y2 y1 कितना है k और ये कितना है 3, तो k प्लस 3 ऐड तो होगा नहीं, एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में 2। अभी ये अपॉन में है तो इसे भी अपॉन में बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 एंड 1 को इससे पूरे से करो तो 1 से तो यही आएगा। इसके बाद k फाइंड करना है तो 3 यहाँ प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 3 9, 9 आंसर है। k की वैल्यू 9 किस किस बच्चे की आई है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट कीजिए सारे बच्चे, इजी लगा था हार्ड लगा था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है 7 का। तो यहाँ पे 9 वैल्यू आएगी के की। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन पूछे हैं, तो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन दी है, ये सेकंड दी है, आपको इसके सोल्यूशन निकालने हैं। तो एक तो तरीका है कि जो एक्स वाई की वैल्यू है ना ऑप्शन वाइज ना आप किसी भी एक इक्वेशन में लेफ्ट साइड में पुट करो एक्स और वाई की जगह, और देखो राइट साइड मैच कर रही है कि नहीं। तो अगर मान लो ये वाला पॉइंट है, मैंने इसमें एक्स वाई की जगह रखा और सॉल्व करके 5 मिला, तो यस ये ट्रू होगा, ये सोल्यूशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, है ना। तो आप इसे करके देख सकते थे। तो जैसे कि आपके पास इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है x माइनस 3, यानी x की जगह मैंने -3 रखा, प्लस 4 एज इट इज़, y की जगह क्या रखा 1 रखा, है ना। अब इसे सॉल्व करो, क्या 5 आएगा, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस का आएगा मल्टीप्लाई में, 4 1 ज़ा 4, देखो ये माइनस प्लस माइनस साइन तो बड़े का लगता है, तो ये क्या 5 आया, नहीं आया, तो ये वाला पॉइंट इसका सोल्यूशन नहीं है। तो आपको ऐसे करके सारे पॉइंट रख रख के देखने थे। तो इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा, x3 आएगा, y -1 आएगा। तो आप चाहो तो इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, कैसे करते हैं, इसके x के कोफिशिएंट सेम कर लो, 3 और 4 है तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो पूरे से और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा। x को काटना है तो साइन चेंज कर दो, ये कट गया, 16 प्लस का 9y माइनस का 7y बचेगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा बड़ा, ये तो माइनस का साइन, y निकालना तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 7 डिवाइड में, यानी y की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, है ना। और y की वैल्यू फिर क्या कर देगा, तो इस इक्वेशन में रख दो या इसमें, तो मैंने फर्स्ट में रख दिया 3x 4y की जगह -1 इक्वल टू 5, -4 आ जाएगा मल्टीप्लाई, 3x निकालना है तो -4 यहाँ जाके प्लस होगा, तो 5 4 9 एंड x निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड यानी 3, तो x 3 आएगा, y -1 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 8 का आंसर सी ऑप्शन होगा। तो एक तो ये तरीका है, या फिर जो मैंने पहले तरीका बताया उससे भी आप कर सकते थे, तो आंसर सी ऑप्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना वो डायमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर कोई सर्कल है उस पर अगर मैं दो टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ करूँ तो ये जो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आपको पता है ना, ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगी तो ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, तो यानी आर और आर 2r, यानी इनके बीच का जो दो पैरेलल लाइन के पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस होता है ना, याद रखो 2 रेडियस होता है। कितना होता है 2 रेडियस, तो रेडियस आपको गिवन है 3.5, 2 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी है 9th का आंसर, ऑप्शन डी 7 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा है। तो टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ऑल्सो सिमिलर, यस ये तो ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, बट उल्टा बोलते सिमिलर कॉन्ग्रेंट होते तो नहीं होता, कॉन्ग्रेंट सिमिलर हो सकते हैं, ये ट्रू है। स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर नहीं होते हैं, यस क्योंकि स्क्वायर में साइड तो मैं मान लो स्क्वायर और रोम्बस है, साइड दोनों की इक्वल होती है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाओगे तो ये भी 5 का बन सकता है और सारी साइड इक्वल होंगी। बट स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं, बट रोम्बस में ज़रूरी नहीं एंगल सेम होते हैं सारे, तो यानी कि जब साइड भी प्रोपोर्शन में हो और एंगल इक्वल हो तब भी वो सिमिलर होगा, है ना। तो सिमिलर होने के लिए मेन एंगल सेम होने चाहिए, है ना। तो स्क्वायर और रोम्बस के एंगल सेम नहीं होते हैं, है ना। तो यानी ये सिमिलर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, नॉट सिमिलर बोला है उन्होंने, यस ठीक है। टू ट्राइंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन में होती है, यस जब वो दोनों के साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे तभी वो सिमिलर होंगे, बिल्कुल ठीक है। एस कॉन्ग्रुएंसी सॉरी सिमिलैरिटी होती है ना, ट्रिपल एस। दो पॉलीगन सिमिलर है अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में है। पॉलीगन का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, यानी जैसे इसमें था स्क्वायर और रोम्बस, तो वो पॉलीगन है दोनों, बट क्या वो साइड प्रोपोर्शन होने से क्या वो सिमिलर हो जाएंगे? नहीं, अभी मैंने बताया था ना, स्क्वायर में भले ही 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसकी चारों साइडें 5 सेंटीमीटर, और रोम्बस भी अगर आप 5 सेंटीमीटर साइड का बनाओगे चारों साइड इक्वल करके, तो भले ही उनकी पॉलीगन्स की साइड इक्वल है या प्रोपोर्शन में है, तो बट एंगल तो चेंज हो रहे हैं ना, तो यानी कि ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी। तो 10th का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट वाला पूछा था ना, तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे ट्रू थे, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक टेंजेंट दिए ए बी, और साथ में ये आपका ओ सेंटर है, और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 42 का, एक्स निकालना था। तो देखिए ये टेंजेंट है, टेंजेंट का क्या रूल होता है, जो रेडियस होती है, सेंटर है ये, तो ये रेडियस होगी ऑब्वियसली, तो ये सेंटर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये 90 बन जाएगा, ये 42 आपको गिवन था ये वाला, तो आपको ये x निकालना है। तो आपको दिख रहा है ये अंदर वाला ट्राइंगल लो, ये वाला, तो ये 90 है, ये 42 है, तो y आपने इसको y मान लो अंदर वाले को। तो कैसे निकलेगा y, 90 42 को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो, तो y 48 आया। अब y थोड़ा निकालना है, x निकालना है, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x निकालेंगे तो 180 में से y को माइनस करना पड़ेगा, है ना। या तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर आपको पता है कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ये जो बाहर है एंगल वो x है ना, ट्राइंगल के बाहर ही तो x बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी 42 + 90 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू 132 आएगी, ऑप्शन डी इसका आंसर है क्वेश्चन 11 का। तो 42 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबका आंसर यही आया होगा। सेकेंड को नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है। तो देखिए 12th तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे नॉट वाला पूछा है, तो आपको पता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, यू शेप का होता है। यू शेप को हम पैराबोला कहते हैं।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यू शेप में होता है। अब वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। जैसे ये अपवर्ड है, अपवर्ड यू शेप है ना, और ये डाउनवर्ड यू शेप है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू शेप होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं वाला ग्राफ पूछा है, तो ये तो है क्योंकि ये यू शेप में है ना, ये भी यू शेप में है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पैराबोला। एंड ये भी पैराबोला ही है, देखो यू शेप है। बट ये वाला देखो, ये पैराबोला नहीं है, ये आपका यू शेप थोड़ा ना है। इसमें तो 3 जगह पे काट रहा है ये एक्स एक्सिस को, 1 2 3। तो ये तो क्वाड्रेटिक में तो या तो एक भी जगह पे ना काटे एक्स को, या एक जगह पे काटे, या फिर 2 जगह पे काटे। जैसे ये तो आपका एक भी एक्स को कहीं पे काट ही नहीं रहा, तो इसके 0 नो रियल रूट, इस कंडीशन में नो रियल रूट है। यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस कटा ही नहीं ना, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो ये नो रियल रूट की कंडीशन है, डी लेस देन 0 की। इस वाले की बात करें तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, तो ये इक्वल रूट की कंडीशन है। इक्वल रूट मतलब डी बराबर 0। और यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, इट मीन्स ये रियल रूट वाली कंडीशन है, डी ग्रेटर देन 0। बट ये 3 पॉइंट पे काट रहा है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, और यू शेप भी नहीं है ना। तो यानी ये वाला नॉट करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन आएगा। तो 10th का आंसर डी ऑप्शन है। किस किस बच्चे का आया, बिल्कुल ठीक है। ये इनकरेक्ट, नॉट वाला पूछा है ना, तो डी वाला आंसर है। MCQs 5-6 नंबर। तो 5-6 नंबर वाला MCQ वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए थी, 10-12 तो मिनिमम आने चाहिए, बट कोई बात नहीं। अगर आपने सेक्शन BCD अच्छा किया होगा तो आपके मार्क्स आ ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स चाहिए भी नहीं। अगर 15-16 आपको प्रैक्टिकल में मिले हुए हैं तो 33 बनाने के लिए सोच लो, यानी मिनिमम 18 से 20 मार्क्स चाहिए होंगे, है ना। तो अगर आपने सेक्शन BC अच्छा तरीके से किया है तो आपका ऐसा नहीं है कि सेक्शन A से ही मार्क्स बनेंगे, सेक्शन BC भी अच्छे किए होंगे तो बन जाते हैं मार्क्स। 13 देखिए, इन ट्राइंगल PQR ST पर पैरेलल है QR के, PS 16 है, PQ 40 है। आपको बोला है इसका PT/TR निकालो, है ना। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है। तो 12th का आंसर मैंने अभी बता दिया था आपको, डी ऑप्शन है ना 12th का। अब 13 देखिए, MCQs में अगर आपके 10 मार्क्स भी आ जाते इजीली तो आप मतलब इजीली पास हो सकते हो, क्योंकि टोटल अगर स्कूल वाले 15-16 मार्क्स दे रखा है प्रैक्टिकल्स में, तो आपको मतलब 18 to 20 मार्क्स चाहिए होंगे। तो अगर MCQs 10 मार्क्स के इजीली आ जाते हैं तो आपको बाकी में 10 मार्क्स ही करने होते हैं, बट कोशिश तो अच्छी करनी चाहिए, 30-40 मार्क्स तो मिनिमम आने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, MCQs अगर 5-6 भी ठीक है, अगर आपने सेक्शन BCD को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट किया है तो मार्क्स आ जाएंगे। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे ST QR के पैरेलल है। जब भी पैरेलल लाइन दी हो किसी ट्राइंगल में तो या तो BPT लगानी है या फिर सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगानी है ना। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन है और आपको BPT तब लगाते हैं जब सिर्फ इन साइड्स का यूज़ करना हो, साइड वाली। और अगर आपको पैरेलल लाइन का यूज़ करना होता है तो आप सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगाओगे, यानी जिसमें तीनों साइड्स का रेशो जो होता है वो इक्वल होता है ना। बट यहाँ पे मेरे को BPT से ही काम चल जाएगा, क्योंकि साइड बस ये वाली साइड से यूज़ करनी है। तो अगर ये पैरेलल है ये ST QR के, तो यानी कि BPT क्या कहती है कि PS/SQ PT/TR, यही होती है BPT थ्योरम, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो यहाँ पे PS भी दिया है, PQ भी दिया है, बट मुझे तो SQ चाहिए। तो SQ कैसे निकलेगा, देखो ये वाला SQ कैसे निकलेगा, ये पूरा PQ में से PS को हटा दो, तो SQ कैसे मिलेगा, 40 में से 16 माइनस करके। अब इसमें वैल्यू रख दो, 16 है, और ये SQ कैसे आएगा, 40 में से 16 माइनस करके, यानी कि 24, 16/24। और ये आपको निकालना है रेशो, इसको कैंसिल कर लो। पहले तो ये 4 से कटेगा, 4 4 जा, 4 6 जा, फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो 2:3 इसका रेशो आ जाएगा। 2:3 ऑप्शन A आंसर था इसका। कमेंट करना किस किसने 2:3 आंसर लिखा है। तो A ऑप्शन 2:3 करेक्ट है इसका।
14 क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट इज पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट इज क्यू। रिलेशन पी एंड क्यू का क्या होगा? तो कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पी है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्यू है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट होने की, ना होने की, इनका टोटल 1 होता है। तो अगर होने की पी है और ना होने की क्यू है तो पी प्लस क्यू 1। ऑप्शन सी इसका आंसर है 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सी ऑप्शन आंसर है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। 15 देखिए, अल्फा बीटा 0 है दिस पॉलिनोमियल एंड आपको 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल गिवन हो, आपको अल्फा बीटा उसके जीरोस कहे जाए, तो आप पहले इनका सम निकाल लिया करो। सम क्या होता है? -b/a। अब इसमें b और a क्या है? ये देखो, कोई भी पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax² bx + c, है ना। तो a कितना है? 2, b कितना है इसका? 6, और c कितना है? -6। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो ये माइनस फॉर्मूले का b क्या है? 6 एंड a क्या है? 2। जिसे कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये -3 आएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालो, अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है। c कितना है इसका? c -6 है एंड a 2 है, तो ये भी -3 आ गया। अब आपको फाइंड ये करना है, तो पहले इसको, मुझे अलग अलग अल्फा बीटा तो पता नहीं, पहले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम लो, फ्रैक्शन है ना, एलसीएम लो। अल्फा और बीटा का अल्फा बीटा आएगा, जब अलग अलग हो तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ, तो ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आपने निकाल चुके थे, -3। अल्फा बीटा भी आप निकाल चुके हो, कैंसिल करो, दोनों सेम है तो 1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो 1 आंसर है बी। 16 देखो, ये वैल्यू फाइंड करनी थी, sin² 90 प्लस cos² 0, sin² 30 प्लस cos² 30। तो यहाँ पे टेबल से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू याद करनी होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और उस पर क्या लगा है? स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, उस पर भी स्क्वायर लगा है। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, उस पर भी स्क्वायर लगा है। एंड cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उस पर भी स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और हाफ का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर 1 पे भी और 2 पे भी। 1 पे है तो 1 आएगा, पर 2 पे स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। √3 पे स्क्वायर है तो √3, जब भी रूट पे स्क्वायर होता है ना, तो रूट 2 बार है तो हट जाता है, 3 आ जाएगा। एंड 2 का स्क्वायर 4। अब इसका देखो, नीचे 4 एलसीएम है, और तो जब सेम एलसीएम सेम होता है दोनों, तो ये एज इट इज़ प्लस कर दो। 4/4 काट के 1 आ गया, और ऊपर 2 आ गया, 2/1 यानी 2 आंसर है। आंसर 2 ऑप्शन सी इसका आंसर है। कमेंट कीजिए किस किसने क्वेश्चन 16 का आंसर 2 लिखा है, एंड 17 का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, किसी भी क्वाड्रेंट की एंगल कितने का बनता है, तो ये मुझे कमेंट कीजिए 17 का आंसर किसने क्या क्या लिखा है।
तो 17 का आंसर क्या होगा, सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो कितना डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट समझते हो ना, पूरे सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4, यानी कि ये सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये जो 4th पार्ट है ये क्वाड्रेंट होता है। इसे सेक्टर भी कह सकते हो, बट ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 हो। तो यानी क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो पूरे सर्कल का 360 है, तो उसका 4th पार्ट है, तो यानी 90 डिग्री होगा। तो क्वाड्रेंट का कितना एंगल होता है, सी 90 डिग्री। सी ऑप्शन आंसर है 17 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज अज्यूम द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल सेंटर्ड अराउंड इट्स। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लास इंटरवल में कहाँ सेंटर करती है। जैसे मान लो किसी की क्लास इंटरवल 10 से 20 है, तो फ्रीक्वेंसी 10 पे सेंटर्ड होगी कि 20 पे। इन दोनों पे सेंटर नहीं होगी, इनके जो मिड पॉइंट आएंगे यानी क्लास मार्क जो आएंगे, क्लास मार्क पता है ना, मिड पॉइंट यानी 10 और 20 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो क्लास मार्क पे डिपेंड करती है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पे सेंटर्ड होती है, क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट पे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है क्वेश्चन 18 का। फोर्टी एट कैसे आ जाएगा, एक्स अंदर वाला एंगल 48 आएगा, एक्स तो लीनियर पेयर बनाएगा, 132 आएगा। चलिए समझ आ गया। तो जो फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल की ना तो लोअर लिमिट पे डिपेंड करेगी ना अपर पे, वो इसके मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क मतलब इनका ऐड करके 2 से डिवाइड, इसका जो बीच का पॉइंट आएगा एवरेज आएगा उन पे डिपेंड करेगी। सी ऑप्शन आंसर है 18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आपको पूरा सोल्यूशन इस क्वेश्चन पेपर का मिल जाए। 19 देखिए, एजर्शन है टू ट्राइंगल इक्विएंगुलर होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं। इक्विएंगुलर का मतलब अगर दोनों ट्राइंगल के एंगल सेम है तो सिमिलर होगा। यस, सिमिलर होने के लिए एंगल सेम होना जरूरी है ना, तो यस। तो एजर्शन तो सही है कि सिमिलर तब होगा जब दोनों के एंगल इक्वल होंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी पड़ी होगी ना आपने। 48 नहीं है 132 होगा, क्योंकि जो ट्राइंगल बन रहा है ना उसमें हमें ये अंदर का एंगल 48 आ रहा है, बट मुझे बाहर का निकालना है, क्योंकि ये 90 बन रहा है और ये 42 बन रहा है, तो ये अंदर वाला तो 42 बनेगा। कितना बन रहा है 90 और 42 कितना होता है 132 तो ये 132 बन रहा है। अच्छा, वन थ्री टू आएगा ना इसका आंसर, 90 और 42 को ऐड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो, हाँ तो ये एजर्शन तो ठीक है एंगल एंगल से यानी कि सही है, बट रीज़न देखो यहाँ गलत दे दिया। ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रेंट होता है। अभी मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो, ये नहीं होता। हाँ कॉन्ग्रेंट हो तो सिमिलर होते हैं, अगर पहले कॉन्ग्रेंट होता बाद में सिमिलर होता वो ठीक था, बट इन्होंने बोला पहले सिमिलर और बाद में कॉन्ग्रेंट। सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, हाँ कॉन्ग्रेंट सिमिलर हो सकते हैं, तो ये वाली लाइन गलत है, तो रीज़न गलत है। एजर्शन सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर है 19 का। तो यहाँ पे 19 का आंसर एजर्शन रीज़न में आपका एजर्शन तो गलत है बट रीज़न सही है, सॉरी एजर्शन सही है रीज़न गलत है। सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्शन है एरिया ऑफ सेक्टर जो है रेडियस आर एंगल डिग्री मेजर थीटा, तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। नो, एरिया ऑफ सेक्टर आपने पढ़ा होगा, सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर है तो सर्कल के एरिया को लेना है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, जबकि ये फॉर्मूला इन्होंने ना थीटा ये इसका जो सेक्टर होगा, ये सेक्टर तो पूरा है ना, तो सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल वाला पार्ट हटा दें, सेक्टर में से ट्राइंगल वाला, तो सेगमेंट आ जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है, सेक्टर में से आप अगर ट्राइंगल को हटा देते हो तो सेगमेंट से आप अगर ट्राइंगल को हटा देते हो तो सेगमेंट आ जाता है। रीजन बिल्कुल ठीक है। तो 20 में से अच्छे आए होंगे मार्क्स, कमेंट कीजिए 20 में से कितने बन रहे हैं, सारे बच्चे कमेंट करके बता देना। कीजिए 20 में से कितने बन रहे हैं, सारे बच्चे कमेंट करके बता देना।
चलिए सेक्शन बी को देख लेते हैं। तो देखिए सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन, इसमें एक सर्कल है, ये दोनों टेंजेंट है एल एम और एल एन। आपको ये 13 दिया है, एल ओ और ओ एम रेडियस 5 दी है। आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एल एम ओ एन। एल एम ओ एन ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना 4 साइडों से, इसका पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर निकालने के लिए एल एम ओ एन का एल एम ओ एन एल एन इन सबको आपको प्लस करना है, ठीक है। तो एल एम तो मुझे नहीं पता, ओ एम पता है 5, ओ एन भी 5 ही होगी, रेडियस है, क्योंकि ओ एम और ओ एन क्या है, रेडियस है। तो ओ एन आपको 5 पता है। एल एन भी नहीं पता, बट ये पता है कि एल से 2 टेंजेंट है, एल एम और एल एन, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। ये तो आपको पता होगा, एल एम और एल एन इक्वल होगी, एक्सटेंजेंट इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये एल एम एल एन निकालने के लिए मेरे को ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा, क्योंकि रेडियस जो होती है टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ट्राइंगल एल ओ एम को देख लो, ये वाला, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। देखो राइट एंगल में 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस होता है। तो 90 तो यहाँ पे है ना, तो 90 के अपोजिट 13 जो है ये आपका हाइपोटेन्यूज है, 90 के अपोजिट। तो हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है एंड परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपको निकालना है एल एम। तो पाइथागोरस लगा दो, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, माइनस हो जाएगा इधर जाके एल एम स्क्वायर, माइनस करो 144, यहाँ स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर में बदलो, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो एल एम आपका 12 आया, जितना एल एम है उतना ही एल एन है। अब ये एल एम और एल एन की वैल्यू भी मैंने यहाँ रख दी, तो ये टोटल करके 34 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो इसका आंसर 34 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 3 cot ए 4 है, आपको डिटरमाइन करना है कॉस करे माइनस साइंस करे। तो ये भी सिंपल ही था। पहले आप यहाँ से cot ए निकाल लोगे, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। अब cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस 4 है एंड ये 3 है। अब पाइथागोरस 3 4 लगेगी तो ये 5 आ जाएगा, है ना, हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको फाइंड करना था कॉस करे माइनस साइंस करे। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच। तो बी कितना है इसका 4 और एच कितना है 5, उस पर स्क्वायर। उसके बाद साइन क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कितना है 3 एंड ये एच 5 है, उस पर भी स्क्वायर। 4 पे स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है। 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 5 का स्क्वायर 25, ऐसे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लिया 25, सेम आ जाएगा ये, क्योंकि नीचे सेम है। तो 7/25 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट देखो, एक स्कूल है जहाँ 2 सेक्शन है, ए एंड बी। ए में आपके 48 स्टूडेंट है एंड बी में आपके 36 है। मिनिमम नंबर ऑफ बुक कितनी चाहिए ताकि इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सेक्शन ए और बी में। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं उतने ही बुक्स भी चाहिए होंगी। तो मिनिमम जब भी निकालना हो किसी का, तो आपको उसका HCF निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, HCF। सॉरी, मिनिमम के लिए एलसीएम निकालते हैं ना, जब भी मिनिमम निकालना हो या लीस्ट निकालना हो तो एलसीएम निकाल दो इन दोनों का। तो एलसीएम के लिए इन दोनों के प्राइम फैक्टर कर लो। इनके प्राइम फैक्टर कर दिए 48 के एंड 36 के। अब देखो एलसीएम में ना हम 2 है ना, यहाँ पे 4 बार, यहाँ 2 बार, तो मैक्सिमम पावर लेंगे। तो यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम पावर लेनी है। एंड 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो मैक्सिमम कितनी है 2 है ना, तो 3 की पावर 2 लेनी है।
2 की बार 4 मतलब 2 2 2 4 बार मल्टीप्लाई करो 16, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9, मल्टीप्लाई करके 144, यानी इतनी नंबर ऑफ बुक्स चाहिए। मिनिमम जब भी बोले तो आपको एलसीएम निकालना है, मैक्सिमम बोलते तो एचसीएफ। और एलसीएम में प्राइम फैक्टर तरीके से करते हो, फैक्टर वाले तरीके से, तो आपको मैक्सिमम पावर लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। तो रेशो गिवन है आपको -1 7 एंड 4 -1 3, तो यहाँ साइड के पॉइंट है, अंदर एक पॉइंट है, वो हमें पता करना है कौन सा पॉइंट है, वो डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और साइड के पॉइंट के x1 y1 x2 y2, और रेशो भी दिया हुआ है 2:3। रेशो को m/n कहते हैं। अब यहाँ पे जब भी अंदर का पॉइंट निकालना हो, तो रेशो दिया हो या रेशो फाइंड करना हो, तो आप सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हो। तो सेक्शन फार्मूला में ये x कैसे निकलता है, m को x2 से, x निकालने के लिए m को x2 से मल्टीप्लाई प्लस n को x1 से, और अपॉन में m+n। ऐसे ही y निकालने के लिए m को y2 से मल्टीप्लाई प्लस n को y1 से एंड m+n। अब वैल्यू पुट कर दो, m कितना है इसमें 2, तो x निकालना है, अगर ये वाला x निकालना है तो 2 को पहले x2 से मल्टीप्लाई करो, इसको x2 से, और 3 को x1 से, यानी ऐसे क्रॉस। ठीक है, 2 को x2 से, x2 कितना है 4, और n कितना है, n कितना है इसमें 3, और इसको 3 को x1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करना है, और नीचे m+n यानी 2 + 3, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई में 1 माइनस से लगाना है, 8 - 3 5/5, 1 आ जाएगा x। सेम ऐसी y के लिए कर लेना, m को तो y2 से मल्टीप्लाई करना, 2 3 ज़ा 6 माइनस का, और n को 1 से मल्टीप्लाई करना, 3 7 ज़ा 21, और फिर प्लस करना है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा प्लस का है ना, तो प्लस का, अपॉन में 2 3 5, 5 से कट गया 5 3 जा, तो y की वैल्यू 3 आ गई, x1 y3 पॉइंट आ गया जो अंदर का मैंने लिया था p जो पॉइंट था वो xy था ना, तो वो x कितना है 1 3, तो पॉइंट है 1 3, आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके आपको ये 3 पॉइंट दिए और कॉलिनियर प्रूव करना था। तो कॉलिनियर के लिए क्या करना चाहिए, कॉलिनियर के लिए पहले आप इनको, इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूले निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, यानी तो पॉइंट से आपके पास 3 1 6 4 और 8 6, तो कॉलिनियर प्रूव करने के लिए पहले ए बी डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी डिस्टेंस निकालो, फिर ए सी डिस्टेंस निकालो, 3 डिस्टेंस निकालो, और कोई भी 2 डिस्टेंस का टोटल तीसरे के बराबर आ गया तो कॉलिनियर हो जाता है। ठीक है, तो ए बी के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट का यूज़ करो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, यानी x में से x वाला माइनस करो उसका स्क्वायर, y में से y वाला माइनस करो उसका स्क्वायर, 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, अब ये 9 9 18, √18 को सिंप्लीफाई करके 3√2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब समझ गए, 18 है तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो 3 3 2, तो 3 2 बार है ना, तो रूट से बाहर आ गया और 2 अंदर ही रहा, तो इसलिए ये 3√2 आ जाएगा। सेम ऐसी बी और सी के कोऑर्डिनेट लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो ये 3 √8 आएगा 2√2 सिंप्लीफाई करके। ऐसे ए और सी में कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये √50, और इसका भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5√2। अब आपको दिख रहा है इन दोनों को प्लस करूँगी ना, 3 और 2 5 √2, तो ये 5√2 इसके बराबर आ रहा है, यानी 2 का टोटल अगर तीसरे के बराबर आ रहा है तो यानी कॉलिनियर प्रूव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कॉलिनियर प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है जीरो फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के, तो सिंपल है, पहले इसके फ्रैक्शंस को हटा दो, उसके बाद ये बन जाएगा। तो देखिए
जब भी किसी पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक के ज़ीरो फाइंड करने तो पहले इसे ज़ीरो के बराबर रखो, उसके बाद ये फ्रैक्शन में है ना तो इसका एलसीएम ले लो। तो देखो इन सब के अपॉन में तो 1 है, तो 6 1 का एलसीएम तो 6 आया। तो यहाँ 1 है तो 1 में 6 पे आता है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 में 6 1 पे आता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। एंड 1 में 6 कब आता है 6 पे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। एंड ये जो एलसीएम 6 है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ जाता है। तो यानी ये डिनोमिनेटर तो हट गया, यही चाहिए। अब इसको मिडिल स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल स्प्लिट करने के लिए इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देखना होता है। 72 आया, इस 72 के प्राइम फैक्टर करो कि 1 आ जाए। 1 है ना इसके आगे, तो 72 के वैसे तो 12 और 6 भी होते हैं, 12 6 और भी होते हैं, जैसे कि 12 6 होता है, या फिर 6 के टेबल में भी आ सकता है ना ये 6 2 12 जा, 9 8 जा, और भी होते हैं, 24 3 भी होता है शायद, है ना, इससे भी। बट हमें तो 1 चाहिए, तो 9 और 8 फैक्टर से 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 6x² 1x के प्राइम मेरे को मिडिल स्प्लिट किया तो 9x और 8x आएगा। -12 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लिया, 6 और 9 में से 3 कॉमन है, x और x में से x कॉमन है, इसमें से अंदर 3 2 जा, 1 x बचेगा। 3 से में 9 3 पे आता है, x से x कट गया। एंड -8x और -12 में से 4 कॉमन आ गया, अंदर इसमें से 4 2 जा 2x बचेगा, और 4 3 जा 3 बचेगा। और देखो बाहर माइनस है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट अगर सेम है तो एक तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, और फिर इसमें से अंदर 3x बचा, इसमें से 4 बचा, इक्वल टू 0। अब ये 2x + 3 को या तो 0 के बराबर रखो, या 3x - 4 को 0 के बराबर रखो। तो यहाँ से 2x + 3 है तो -3, x निकालना है तो -3/2। ठीक है, ऐसे यहाँ से 3x - 4 है तो +4, x निकालना है तो 4, और ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो ये 2 इसके ज़ीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो इसका चॉइस वाला क्वेश्चन, फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 0 4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 -20 है। तो यहाँ पे यहाँ पे 1 0 का मतलब अल्फ़ा गिवन है आपको 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट, क्योंकि 0 क्या होते हैं अल्फ़ा और बीटा होते हैं, तो प्रोडक्ट आपको -20 दिया है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 0 होते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा। आपको अल्फ़ा मान लो 4 दिया है, 1 0 यानी 4, यानी अल्फ़ा 4 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फ़ा और बीटा का जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट है वो -20 है। तो अल्फ़ा की जगह कितना पुट करो 4 इंटू बीटा इक्वल टू कितना है -20, तो बीटा निकल जाएगा यहाँ से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बीटा आ गया आपका -5, है ना। अब आपको पॉलिनोमियल बनाने को बोला है, तो कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है उस अगर, तो उसका फॉर्मूला लगाओ x² - सम ऑफ जीरोस बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² - सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा और बीटा का सम करो, अल्फ़ा और बीटा का सम बाहर x, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ कितना आएगा, ये 4 और ये -5 है, और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट तो आपको दिया हुआ था -20। प्लस माइनस -1 आएगा, और माइनस बड़ा है, बड़ा नंबर है ना 5, माइनस आएगा, और यहाँ भी माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। पहले यहाँ -1 आया बट बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इसके सेक्शन सी और डी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सेक्शन सी और डी, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सेट 1 में करा रखे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो आप सेट 1 को चेक कर लेना सेक्शन सी के लिए। मोस्टली क्वेश्चन सेम ही है, कुछ कुछ अलग है। तो सेट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो ये सारे आपको सेट 1 में भी कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी सेट 1 में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये वाला भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन सेट 1 में, बस 1 2 को छोड़ के सारे आपको सेट 1 में मिल जाएंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। ठीक है, तो आप चेक कर लेना उसको।
सेक्शन सी के लिए। सेक्शन डी और ई को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसके सेक्शन डी और ई, सेक्शन सी के लिए आप सेट 1 देख लेना, मोस्टली क्वेश्चन वही है, सिर्फ 1-2 को छोड़ के। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, तो चेक कर लेना। सेक्शन डी और ई के लिए हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, तो उसको भी आपको देखना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो जाएंगे। एंड एग्ज़ाम फिर से बताना कैसा गया एंड एमसीक्यूज़ में कितने करेक्ट है आपके, एंड आंसर्स क्वेश्चन के आंसर मैच करके बताओ कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं आपके। तो सेक्शन डी और ई के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा एंड प्लेलिस्ट का लिंक और इसकी सेट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।